बाहर नीम के पेड़ों पर कौवे काँव काँव कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और आवाज़ बाहर से नहीं आ रही है। कमरे के अंदर 3 लोग ज़रूर हैं, पर उनकी सांसों की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहा हूँ। अपनी सांस कुछ तेज़ चल रही है। शायद थक गया हूँ। बैठे बैठे 2 बज ही रहे होंगे। मैंने अपनी सूनी कलाई की ओर देखा। मुझे याद आया कि सुबह जब मुर्दाघर में घुस रहा था तभी अताउल्लाह ने मुझसे घड़ी मांग ली थी। अताउल्लाह मेरा निजी चपरासी है। इसके पहले मैं धनीराम के क्वार्टर के अंदर कभी भी नहीं आया। बाहर इतनी गर्मी होते हुए भी यहाँ कुछ राहत है। शायद सर्वेंट्स क्वार्टर के आसपास कुछ घने पेड़ हैं, इसीलिए यहाँ गर्मी कम लग रही है। कमरे के अंदर एक मुसमुसा अंधेरा है। ऐसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ता, पर काफ़ी देर से यूं ही बैठा हूँ, इसलिए इस अंधेरे में भी कमरे की सभी चीज़ें दिख रही हैं। कमरे के इकलौते दरवाजे से आती रोशनी 2 कदम अंदर आकर सहम कर रुक गई है। कमरे में एक बू आ रही है, एक अपरिचित बू। 3-4 बर्तन सीधे उल्टे किनारे पड़े हैं। एक ट्रंक के ऊपर कुछ कपड़े बिखरे हैं। कुछ 2 दीवारों के बीच तिरछे खिंचे तार पर टंगे हैं। शायद इनमें सुमी के भी कपड़े हों। मैंने सिगरेट सुलगाई। माचिस की रोशनी में धनीराम का स्पष्ट चेहरा मुझे दिखा। मुझे आज वो ज़्यादा कमज़ोर और काला लग रहा है। मक्खियाँ भनभना रही हैं। आज यहाँ इस स्तब्ध दोपहरी में ये मक्खियाँ मुझे साधारण से ज़्यादा भारी लग रही हैं। उनकी भनभनाहट में भी एक भारीपन है। शायद कल रात इसी फर्श पर सुमी का अधमरा शरीर बिछा था। न चाहते हुए भी मुझे सुमी याद आ रही है। घाट में श्रीवास्तव आया था, कुछ फाइलों में साइन करवाने के लिए। घाट से सटी लकड़ी की एक टूटी कुर्सी पर बैठा मैं बिना कुछ पढ़े साइन कर रहा था। कल बोर्ड मीटिंग है। श्रीवास्तव कह रहा था, सर, धनीराम को अगर बच्चा ही गिरवाना था तो किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लेता। इडियट है, किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़ा होगा। नहीं तो इसकी बीवी की हेल्थ तो बुरी नहीं थी। श्रीवास्तव शायद और कुछ भी बोलता। मैंने उसे ऑफिस भेज दिया था। श्रीवास्तव जीप लाया था, इसीलिए घाट में आए ऑफिस के कई चपरासी और क्लर्क इस गर्मी से बचने के लिए उसी जीप में घाट से खिसक गए थे। घाट से रिक्शा मिलना शायद मुश्किल था, इसीलिए जब सुमी की चिता में आग लगाई गई तब धनीराम के पास कुछ ही लोग खड़े थे। मैं उन सब से कुछ दूर लकड़ी की रॉड के पास खड़ा पसीना पोंछ रहा था। घाट की बात याद आते ही मुझे याद आया कि धनीराम सारा काम इस तरह से कर रहा था जैसे सुमी से उसका कोई संबंध न रहा हो। लकड़ी खरीदते समय मोल तोल वही कर रहा था और वही एक लाठी लेकर घाट के 3-4 मरगिल्ले कुत्तों को भगा भी रहा था। वो काफ़ी स्वाभाविक था और न जाने क्यों ये स्वाभाविकता मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अब भी मुझे चुप्पी अच्छी नहीं लग रही है। धनीराम कमरे में जब से घुसा है तब से यूं ही चुपचाप एक कोने में बैठा है। आंखें खुली हुई हैं, नहीं तो लगता कि वो बैठे बैठे ही सो गया है। मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई। रोशनी में मैंने फिर धनीराम की ओर देखा। वो मुझे ही देख रहा था। बाबू, अब हम यहाँ ना रहब, धनीराम खकार कर बोला। बिहाने हम चल जाब अब अपने घर। माई कहत रहल कि शहर अब तोहके ना भाई। हमहू सोचत हई अब गांव जाए के घर दुआर देखब। मुझे लगा धनीराम शिकायत कर रहा है। उसका इतना स्वाभाविक होना मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों मुझे धनीराम पर पहली बार गुस्सा आया। फिर मैं शांत बैठा रहा। कुछ पैसे तुम्हें चाहिए होंगे। जेब से 50 रुपये निकाल कर मैंने उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गांव से 3-4 दिन में लौट आना। अगर इस शहर में नहीं रहना है तो तुम्हारे फैज़ाबाद ट्रांसफ़र का इंतज़ाम करा दूंगा। धनीराम पैसे लेकर फिर बैठ गया। 2 मक्खियाँ भिन भिनाती हुई
मेरी नाक के इर्द गिर्द घूमने लगी। मैंने सर झटकाया। धनीराम की माँ काफ़ी देर तक एक टूटे हुए पंखे से हवा कर रही थी। शायद वो थक गई थी, इसीलिए हवा करना बंद कर सर झुकाए खड़ी थी। माई, काहे नहीं हवा करत हो? धनीराम ने फटकारा। फिर से वो यंत्रवत हवा करने लगी। कमरे के किनारे काफ़ी देर से जलते हुए दिए की रोशनी का दायरा कुछ कम हो रहा था। फिर भी दिए की रोशनी में फर्श पर रेंगती कुछ चींटियां दिखाई पड़ रही हैं। ये दिया शायद आज सुबह धनीराम की माँ ने जलाया है। शायद 24 घंटे यूं ही जलता रहेगा। धनीराम चाय लाने के लिए बाहर गया है। सब कुछ अब स्वाभाविक लग रहा है, सिवाय इस दिए के। आज सुबह जब मैं मार्चरी में घुस रहा था, अताउल्ला मार्चरी के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा था। मैंने उसे बुलाकर अपना ब्रीफकेस थमा दिया था। अताउल्ला ब्रीफकेस मेरे हाथ से लेता हुआ सर झुकाए बोला, साहब, अपनी घड़ी भी मेरे पास रखवा दीजिए, नहीं तो ये सब आपको धोना पड़ जाएंगे। मुझे लगा उसे इस बारे में मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। शायद मुर्दे को छूने के बाद नहाना ज़रूरी होता है और साथ की सभी चीज़ों को धोना भी पड़ता हो। मैं बिना कुछ कहे घड़ी और पर्स अताउल्ला को सुपुर्द कर मुर्दा घर में घुसा था। डॉक्टर मुझे देखकर कुर्सी छोड़ खड़ा हो गया था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, डॉक्टर मेरी और सिगरेट का पैकेट बढ़ाते हुए बोला। मैंने ब्रांड देखे बगैर उसके पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा ली थी। मार्चरी के हॉल से आती हुई बदबू के मारे दम घुटा जा रहा था। डॉक्टर के कमरे से हाल दिख रहा था। 3-4 संगमरमर की लंबी मेज़ें खाली थी। बाकी में 3 मुर्दे पड़े थे। 2 नग्न अपरिचित मुर्दों के बीच की मेज़ पर सुमी का मृत शरीर पड़ा था, एक स्लेटी रंग की साड़ी से लिपटा। कमरे के इधर उधर कुछ मर्तबान पड़े हुए थे, जिनमें खून से सना कुछ न कुछ रखा हुआ था। मेरी नज़र बार बार सुमी की मेज़ की ओर जा रही थी। सुमी का शरीर तना हुआ टेबल पर पड़ा था। टेबल से सुमी के पैर का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था। डॉक्टर लगातार अपने ट्रांसफ़र रुकवाने के विषय में बोलता चला जा रहा था, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। मुझे सुमी का समतल पेट याद आ रहा था, खिड़की के कांच पर चिपकी छिपकली के पेट जैसी कोमल और उजली। सुमी छिपकली से बहुत डरती थी। सर, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जब ड्यूटी पर हैं तब आपने सही ही किया होगा, मैंने सिगरेट ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। मुझे लगा डॉक्टर बहुत खुश हुआ। थैंक यू सर, इनफैक्ट आई वॉज वरीड, आपको बुलवाना पड़ा। सर, 3-4 दिन पहले आपका ड्राइवर धनीराम आया था हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने, एंड आई फाउंड हिम टू बी एन इम्पोर्टेंट। और आज जब पोस्टमार्टम करने आया तो पता चला ये औरत इसकी बीवी है। और फिर पोस्टमार्टम में देखा कि डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग एन अबॉर्शन। खैर, मैं फिर भी टाल जाता, पर जब लोअर एब्डोमेन और लेफ़्ट रिब्स में एवरेशंस देखा तो ज़रा शक हुआ। थॉरो एग्ज़ामिन करने के बाद पाया कि किसी ब्लंट चीज़ से, जैसे कोई लोहे का रॉड हो, एब्डोमेन और चेस्ट में मारा गया है। सर, आई फाउंड सम गुड क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन हर स्टमक। पुलिस को इस बात की हवा तक नहीं। डॉक्टर एक सांस में इतना कहकर रुका। मैंने रुमाल निकाल कर पसीना पोंछा। फिर एक और सिगरेट डॉक्टर से मांग कर सुलगाई थी, पर मुंह में एक अजीब स्वाद लग रहा था। एक कश लेकर मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। फर्श पर पानी जैसा कुछ फैला था। सिगरेट चर्र की आवाज़ के साथ बुझ गई। इस हॉल की दीवार से, संगमरमर की मेज़ों से, खिड़की दरवाजे से, यहाँ तक कि डॉक्टर के शरीर से भी मुझे बदबू रिस रिस कर भारी धुएं जैसी फैल रही थी। खिड़कियाँ खुली ज़रूर थीं, पर हवा का असर उस बदबू पर ज़रा भी न था। डॉक्टर कुछ रुककर फिर बोला, सर, मैंने पर्पसली रिपोर्ट से इंजरीज को डिलीट कर दिया है, खाली अबॉर्शन रिपोर्ट कर रहा हूँ। साथ में हाई डिग्री एनीमिया और मेलन्यूट्रिशन भी ऐड कर देता हूँ।
नाउ इट्स क्लियर केस। मुझे अब बदबू नहीं महसूस हो रही थी। बाहर धनीराम के रोने की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। कल रात से ही वो रो रहा था। उसके इर्द गिर्द परिवार के कुछ लोग बैठे थे। धनीराम कौन है? मुर्दाघर के जमादार ने आवाज़ लगाई। मुर्दा बाहर ले जाओ। धनीराम जब आंखें पोंछता हुआ मॉर्चरी के हॉल में घुस रहा था, तब मैं डॉक्टर के साथ बाहर आ रहा था। डॉक्टर ने मुझसे हाथ मिलाया था। मैंने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, आई शैल रिटर्न योर फेवर समडे। बातचीत करते हुए हम मॉर्चरी के गेट तक आ पहुँचे थे। धनीराम की माँ 3-4 औरतों के साथ बैठी एक स्वर में रो रही थी। धनीराम की माँ को मोतियाबिंद है, आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं के बराबर। सुमी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, फिर भी मुझे लगा धनीराम की माँ मुझे साफ देख पा रही थी।